Hello students, this is Krishna. So all of you are most welcome and today's topic is dimensional analysis. Students, ये जो topic है dimensional analysis, this is the part of your first chapter, unit and measurement. और ये 11th क्लास का चैप्टर है, उसी का ये मेन टॉपिक है। और इस टॉपिक की बात करें तो ये बड़ा कमाल का टॉपिक है, बहुत ही ट्रस्टेबल, वफादार और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें, हाईएस्ट रिटर्न है। आप बोलेंगे सर ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे, लोएस्ट रिटर्न, क्या फाइनेंस की बात हो रही है? चलिए मैं समझाता हूँ। लोएस्ट रिटर्न से मतलब है कि ये इतना इजी टॉपिक है कि इसमें सबसे कम आपको मेहनत करनी है। हार्ड वर्क करना वो अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी में कोई ऐसा वेराइटी नहीं है ज्यादा। तो लोएस्ट रिटर्न हो गया। कोई भी स्टूडेंट होता है, आप पूछिए डायमेंशंस के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ आते हैं? तो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है। एंड हाईएस्ट रिटर्न कैसे है? ये हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। आप 11th क्लास को देखें, उसमें आएगा, हाफ ईयरली में आएगा, एनुअल में आएगा, 12th में बोर्ड में इनडायरेक्टली टच करेगा, और नीट में आता है, जेडब्ल्यू मेन में आता है, इवन जेडब्ल्यू एडवांस में आता है, मतलब हाईएस्ट रिटर्न, और आप उसे करके आते हैं। लास्ट ईयर ही आया था, ऐसा उम्मीद नहीं होती कि आएगा, लेकिन जेडब्ल्यू एडवांस में आ जाता है ये। और इतना इजी है, सारे स्टूडेंट्स इसे करके आते हैं। तो हाईएस्ट रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? जेडब्ल्यू एडवांस तो सबसे टफेस्ट है 12th स्टैंडर्ड पर, तो उसमें भी ये आ जाए तो बड़ी बात है, वो बच्चे इसे कर दें, करके आते हैं पूरा। चलो ये सब तो उसको करेंगे, और इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी तो ज्यादा है, तो उसके लिए देखते हैं इस वीडियो में शायद एक और वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि उसके यूजेस वगैरह हैं। लेकिन इससे पहले बच्चों ने कुछ डिमांड की है कि सर इस टॉपिक को जब कराते हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की कोई जानकारी ज्यादा नहीं देते हैं टीचर्स। उसका रीजन ये है कि अपनी जगह वो सही भी है थोड़े बहुत। उसका रीजन है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से कम आते हैं या आते नहीं है। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की कि सर कुछ एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें शुरू से सब कुछ हो, पता चले फिजिक्स क्या है ना, उसकी ब्रांचेस कैसी हैं। तो अब देखिए, पहले आपका फर्स्ट चैप्टर था द फिजिकल वर्ल्ड नाम से, और उसमें सारी चीजें दी थी, फिजिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उनके यूजेस क्या हैं। लेकिन अब वो रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम तो हम यहाँ नहीं देंगे, लेकिन उसका हल्का हल्का टच लेते हुए, लाइट टच लेते हुए इस टॉपिक से कोरिलेटेड कर देंगे इस चैप्टर से। वो ऐसे ही मान लीजिए जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसे पैसे नहीं होते, तो वो सिल्वर के ऑर्नामेंट यानी चांदी के ऑर्नामेंट बना करके उस पर गोल्ड का लेयर चढ़वा लेता है, फिर खूब खुश होता है कि भाई हम पर भी गोल्ड के हैं, है ना। लेकिन वो उसको सरल भाषा में कहते हैं सोने का पानी चढ़वाना। तो इसी तरह करेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर पहले था वो रिमूव हो गया, उसका हल्का सा टच लेते हुए, उसकी लेयर चढ़ाते हुए इससे कोरिलेटेड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फिजिक्स ही लेते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन ले लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, फिजिक्स को ऐसे मान के चलिए कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा विषय वस्तु नहीं है जो फिजिक्स से परे हो। और एक बार हम गौर करें संसार पर, तो ये किससे बना है? तो दो ही टर्म है इसके, या तो मटेरियल है या एनर्जी है ना, मैटर या एनर्जी, मैटर और एनर्जी। अब जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूं तो ये मटेरियल से ही बना है, प्लास्टिक है ये व्हाइट बोर्ड, ये चेयर, ये इवन ये क्लासरूम, इवन हम भी, हमारी आपकी बॉडी भी मटेरियल से बनी हुई है, मैटर से ही है ना। तो मैटर पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी मैटर को हेल्प करती है। अभी जैसे कोई व्यक्ति है वो डेड हो जाए तो आप देखें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी इसकी रिलीज हो गई। तो अभी जैसे ये सीलिंग फैन चल रहा है, तो हमको ये रिलैक्स दे रहा है एयर के थ्रू।
तो ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो एक बार आप गौर करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में मैटर और एनर्जी छाया हुआ है और इसकी ही स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। आप बोल सकते हैं ऐसे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर कॉमा एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। देखिए इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनमें आपस में रिलेशन होता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले कोई नहीं जानता था कि मैटर और एनर्जी को अलग अलग मानते थे, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। लेकिन बाद में पता चला, उन्होंने जो इक्वेशन दिया था ना, E इज इक्वल टू mc², इसमें E तो एनर्जी है और ये m मास है यानी मैटर। इस इक्वेशन से पता चला कि एनर्जी और जो मैटर है या मास है ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मास जब गायब होता है तो एनर्जी आ जाती है इसकी जगह, कन्वर्जन हो जाता है। ये आपके जो एटम बॉम्ब वगैरह है ये इसी थ्योरी पर बेस्ड है। तो वहां से पता चला कि इनका आपस में इंटरेक्शन भी है। तो इसके बारे में इतना ही कहते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो मैटर और एनर्जी की स्टडी की जाती है वो फिजिक्स है, और उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है उसकी स्टडी करते हैं, ये फिजिक्स है। इसके बाद देखिए एक वर्ड आता है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी का मतलब है जैसे कोई ग्रुप बात कर रहा है, अरे विराट कोहली ने बड़ा अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मारा, वो बॉलर था उसने स्पिन अच्छी कराई, है ना, और स्कोर बहुत अच्छा हुआ, विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया थी, शानदार, डिसेंट। तो ये सब क्या है, आप समझ जाएंगे भाई ये क्रिकेट फील्ड की बात हो रही है, क्योंकि उसकी वोकेबुलरी है, ये वर्ड उसी से रिलेटेड है। मूवी की बात हो रही हो तो वो अलग तरह की वोकेबुलरी होगी, अरे उसमें सॉन्ग्स बड़े अच्छे थे, उसमें एक्शन थ्रिल बहुत शानदार था, है ना, फोटोग्राफी अच्छी थी। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट की भी वोकेबुलरी होती है। जैसे फिजिक्स है, अब फिजिक्स में अब मान लो हिंदी की बात चले, मैं ये कहूँ साइन थीटा कॉस थीटा, तो बच्चे हंसेंगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप हिंदी में, है ना, क्योंकि वोकेबुलरी है हिंदी की। फिजिक्स की भी वोकेबुलरी है जो आप पहले से जानते हैं। मतलब वोकेबुलरी मतलब एक कलेक्शन ऑफ कुछ वर्ड्स का कलेक्शन जो कि स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो अब जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, ये सब क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल तो मैंने दे दिए, इन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन इनको डेफिनेशन में बाउंड करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी जिसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, मेजरमेंट, वही कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, यानी विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, शॉर्ट में लिख दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि मेजरमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जैसे ये इसकी लेंथ पूछे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, तो सीधा इसके लाओगे, डायरेक्ट मेजर कर लोगे, डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। अभी आपसे कहा जाए कि भाई फीवर आ गया था, तो आप बोलोगे कि हाँ इतना सर मुझे आया था, 102, ये वो सब। तो फीवर के लिए क्या है, थर्मोमीटर से नापते हैं। थर्मोमीटर में क्या है, वो टेम्परेचर कहाँ नाप रहे हैं, वो तो उसमें एक ब्लैक लाइन होती है जिसे कॉलम ऑफ मरकरी कहते हैं, और उसकी हाइट को आप नापते हैं, कॉलम ऑफ हाइट, है ना, हाइट ऑफ कॉलम। तो मतलब कहने का है कि उसमें वो निशान भी लगे रहते हैं और रीडिंग भी लिखी रहती है। यानी कि टेम्परेचर नापने के लिए डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं नापा गया है, उसमें मीडिएटर के तौर पर पहले वो कॉलम लिया है ब्लैक वाला, HG की हेल्प ली गई है।
यानी कि हाइट मेजर करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन में वो सारी रीडिंग लिखी रहती है, तो इसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसमें सॉरी, इसका टाइप्स ये दो तरह की होती है टाइप्स। एक को बोलते हैं फंडामेंटल और दूसरी जो क्वांटिटी होती है उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड। इनकी हम बहुत ज्यादा नहीं लिखाएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे जिससे कि ज्यादा टाइम ना लगे। फंडामेंटल का मतलब है जो पहले से बनी हुई है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट है और सेल्फ मेड है। इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड। और ये 7 टाइप्स की होती है, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनका जो टाइप्स है यहां मैं लिख देता हूं, इनका भी टाइप्स है, वो 7 टाइप्स का है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आप इसकी लिस्ट जो है बुक्स में भी दी हुई है। तो 7 टाइप्स की ये क्वांटिटी है। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये जो 7 टाइप्स की जो क्वांटिटी है ये तो फंडामेंटल हो गई, और इनके अलावा जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिराइव्ड है, अदर देन फंडामेंटल। इसका उल्टा कर दीजिए, डिपेंडेंट होती है, ये फंडामेंटल से ही बनती है। जैसे ये 7 है तो ये, अब जैसे मान लीजिए आपने बनाया स्पीड, स्पीड किससे बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस लिस्ट को चेक करिए, डिस्टेंस यानी लेंथ का एक फॉर्म है और टाइम, ये दोनों फंडामेंटल है ना, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी ने मिलकर के ये बना दिया डायरेक्ट क्वांटिटी। तो इस तरह से ये 7 के अलावा ऑलमोस्ट जो क्वांटिटी है वो सब डिराइव्ड कहलाएंगी, है ना। और ये डिपेंडेंट होती है, ये जो है मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी से ये बनाई जाती है और उन पर डिपेंडेंट होती है ना, ये इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट होंगी। इसके बाद अब लेते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अब करे दे रहे हैं इसको। अब इसके बाद ले लेते हैं मेजरमेंट। एक्चुअली मेजरमेंट क्यों लेना जरूरी है, यूनिट के बारे में बताना क्यों जरूरी है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए डायमेंशन जो निकाली जाती है वो यूनिट के थ्रू निकाली जाती है। कैसे निकालेंगे मेथड तो बाद में बताएंगे, लेकिन उसके लिए यूनिट पता होना चाहिए, तो यूनिट की जानकारी चाहिए। और यूनिट क्या होता है, जैसे आपने लिखा ना मेजरमेंट किसी का 3 मीटर, तो 3 तो ये नंबर है और मीटर क्या है, वो यूनिट है। तो यूनिट क्या है, मेजरमेंट का एक पार्ट है। तो इसका मतलब मेजरमेंट बताना पड़ेगा, यूनिट बताना पड़ेगा, तब हम डायमेंशन पर आएंगे। तो चलिए मेजरमेंट जानते हैं, मेजरमेंट क्या है। देखिए मेजरमेंट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वही मैं बोलूँ आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, और मान लीजिए व्हाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, एक स्केल ले लेंगे छोटा सा और उससे बार बार इस तरह से रखेंगे, मेजरमेंट आ जाएगा। ज्यादा मान लीजिए लेंथ है तो आप मीटर ले लो, जो कपड़ा वगैरह नापते हैं ना। मान लीजिए 3 बार उसको रखा या 2 बार रखा, तो आपने ये लिख दिया यहाँ पर, लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड इज इक्वल टू 2 मीटर, एल मान लीजिए से। आपने कहा ये लीजिए सर, ये हो गया मेजरमेंट। तो अब हम ये देखते हैं कि मेजरमेंट जो किया है उसका प्रोसेस क्या था, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाए।
तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द लेंथ, यानी लेंथ क्या है उसके बारे में जानते नहीं, तभी तो क्वेश्चन पुट ऑफ कर रहे हैं। तो लेंथ क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी हो गई, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। और आपने मेजरमेंट कैसे किया, एक स्केल लिया या मीटर लिया, उसको तो आप जानते हो ना, तभी तो आप विश्वास के साथ ऐसे रख रहे हो कि भाई इसकी नॉलेज तो हमको है, तो उसको नोन बोलेंगे। और वो स्केल है या मीटर है, उसमें जो भी कुछ दिया है, जैसे इंचेस दिए हैं या सेंटीमीटर्स दिए हैं, छोटा वाला स्केल है 15 सेंटीमीटर का होता है, 6 इंचेस का होता है, या मीटर है जैसे, तो ये क्या है, एक तरह का यूनिट है इसमें। मीटर सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है ना। और आपने प्रोसेस क्या किया, उसको बार बार रखा, इस बार बार रखने को कहते हैं कंपैरिजन। तो इसका मतलब ये हुआ, और कंपैरिजन तो एक से ज्यादा क्वांटिटी हो, एक से ज्यादा इंसान हो, मोर देन वन होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो ये वही है, कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन का प्रोसेस है जिसमें आपने क्या किया, कंपैरिजन बिटवीन अननोन फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ, लेंथ ऑफ वाइट बोर्ड, मतलब प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन या वेल नोन स्टैंडर्ड। मतलब हमने ये बताया इसमें कि मेजरमेंट का मतलब है कोई अननोन क्वांटिटी है, उसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, एक वेल नोन स्टैंडर्ड से, जिसे यूनिट कह सकते हैं, तो उस कंपैरिजन को बोलते हैं मेजरमेंट। इज इट क्लियर, ये मेजरमेंट हो गया। और मेजरमेंट के एग्जांपल में हमने लिया है ये L इज इक्वल टू 2 मीटर। तो अब ध्यान से देखिए, इसका पोस्टमार्टम करें भाई, मेजरमेंट में क्या क्या है। देखिए एक तो ये नंबर है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको शॉर्ट में बोल दीजिए NB। और ये मीटर क्या है, ये यूनिट है। तो इसका मतलब हुआ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये इसके पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया इसका यूनिट और एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू NB। अब इस पर विचार कर लेते हैं कि भाई यूनिट क्या होता है। तो देखिए यूनिट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज तो यूनिट आप जानते हैं, सिस्टम जानते हैं, SI है जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब है। लेकिन एक टाइम में तो ये थे नहीं, तो उस समय बॉडी की हेल्प ली जाती थी। अब जैसे मान लीजिए आज भी कुछ लेडीज करती है, जैसे कोई स्वेटर बुन रही है, तो उन्होंने कही भाई ये जो है आर्म है, ये 4 अंगुल की बना देना, ऐसे करके 4 उंगलियां ली, फिंगर्स। लेकिन ये सब मेजरमेंट का एक तरीका, ये यूनिटी एक तरह का है ना, स्टेप्स होते हैं। अरे वो बड़ी जल्दी चल लेता है उसके स्टेप्स, तो ये सब बॉडी की हेल्प ले रहे, यूनिट है, स्टेप क्या है, एक यूनिट है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये क्या है, चेंजेबल था। अभी जैसे कोई 4 अंगुल, ये 4 फिंगर है, तो अब इसमें क्या है ना, कोई व्यक्ति पतला, लीन एंड थिन है, तो उसका ये कम हो जाएगा, और कोई फैटी लेडीज है तो उसका ज्यादा हो जाएगा। तो मेजरमेंट वो यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बाद में फिर ये यूनिट बनाए कि जो कि एकदम कांस्टेंट हो, मतलब जिनकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ये अफेक्टेड ना हो किसी से, टेम्परेचर वगैरह से। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब शुरुआत में इसका डेफिनेशन या स्टैंडर्ड या इसका जब निर्माण किया, तो उन्होंने क्या किया, एक अमाउंट ले लिया, जैसे केजी है तो उन्होंने कहा भाई इतना अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है ना, इसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे। आगे से जो भी आपको तौल करना है उसी से करेंगे, ये 1 kg हो जाएगा, है ना, ए फिक्स्ड अमाउंट, a fixed amount of quantity,
और इसको स्टैंडर्ड मान लेंगे और उसी को फिर नाम दे देंगे, भाई इसको केजी दे दिया या इसको सेकंड दे दिया, है ना। ये क्वांटिटी से मतलब जिसका मेजरमेंट हो रहा है उसका, है ना। तो अब इसको इसी को यूनिट कहते हैं, ये यूनिट की डेफिनेशन है। ऐसे कह आप कह सकते हो, वी टेक a fixed amount of quantity which measured, मतलब जिसका मेजरमेंट किया जा रहा है, एंड गिव नहीं, इसको पहले कहिए कि स्टैंडर्ड है ना, विच मेजर्ड कॉल्ड measured as a standard and give a name is called unit। मतलब ऐसा थोड़ा सेंटेंस और करके सेट किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि कोई फिक्स्ड अमाउंट की क्वांटिटी ले लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड कह देंगे, भाई आज से यही स्टैंडर्ड हो गया 1 kg के लिए, फिर उसको नाम दे दिए केजी या मीटर जो भी, तो वो यूनिट हो गया। इसके बाद ये एन भी ले लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये एक नंबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज ए नंबर, इज ए नंबर, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जैसे देखिए नंबर 2 है, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि ये जो मेजरमेंट किया है, इसमें जो मीटर था वो 2 बार इस तरह से रखा गया, यानी कि जो यूनिट था वो 2 बार इस मेजरमेंट में इन्वॉल्व हुआ, है ना। ये इसका रोल है, इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं ना। यूनिट है वो मेजरमेंट में कितनी बार, है ना, हाउ मेनी टाइम्स उसका इन्वॉल्वमेंट है, ये इसका रोल है ना। तो 2 पार्ट हो गए, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। देखिए रिलेशन में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 kg, तो इसको आप 2 हेक्टोग्राम लिख सकते हैं, सॉरी 200 डेकाग्राम लिख सकते हैं ना, और इसी को आप 2000 ग्राम लिख सकते हैं। अब ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखिए ये मेजरमेंट है, इसमें यूनिट भी है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखिए ये तो यूनिट्स है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 2222, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में इक्वल लग रहा है, और ये दोनों प्रोडक्ट है। देखो ये यदि आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को एन बी और ये यूनिट है ना, तो एक तरह से प्रोडक्ट ही तो हो रहा है ये, यानी इसको आप N1 मान लो, इसको U1 मान लो, और ये यहाँ पर डिफरेंट हो गया N2 मान लो, इसे U2 मान लो, ये अलग अलग होते जा रहे हैं इसलिए N3 U3। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, यूनिट भी चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी पावर है, मतलब इस वैल्यू की जो पावर है, या जिसे कहना चाहिए टोटल ओवरऑल जो आंसर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इनका मीनिंग एक ही होगा, इक्वल लगा है, इसका मतलब कांस्टेंट है ये। अब देखिए जैसे कि ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। किलोग्राम क्या है, केजी एक बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा है, लेकिन ये यूनिट यहाँ डिक्रीज होता जा रहा है, यूनिट देखिए डिक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है 220 200, ये इंक्रीज हो रही है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो रिलेशन है इनका उल्टा है, जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो ये रिलेशन है वो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी आप बोल सकते हैं एन इंटू यू
इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं 1/u जैसे, है ना, इस तरह से एक दूसरे के उल्टे रहेंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा ना, तो ये इसका रिलेशन हो गया। और आगे चलिए, अब देखिए यूनिट के भी वही टाइप होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के होते हैं। यूनिट दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स, वो पहले की तरह ही होंगे। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, वो अभी 7 हमने लिखाई थी। पहला था लेंथ, दूसरा था मास, थर्ड था टाइम, फोर्थ था इलेक्ट्रिक करंट, और फिफ्थ था टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब कहने का मतलब यूनिट दो टाइप का हो गया, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, तो वो भी 7 टाइप्स के हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे वही फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। जैसे इसका है मीटर, इसका है किलोग्राम, इसका है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला, और इसका है मोल। इनके सिंबल लिख लीजिए, ये पहले से भी आप जानते हैं, एम से मीटर, किलोग्राम केजी, सेकंड एस से, एम्पियर कैपिटल ए से, ये कैपिटल के से, ये सीडी से, और इसके लिए एमओएल लिखा जाता है ना। तो देखिए ये एक लिस्ट बना दी, और यहां हम लिख देंगे यूनिट, ये दो तरह के होते हैं। यूनिट का जो टाइप है, एक फंडामेंटल और दूसरा डायरेक्ट, वही पहले की तरह। अब इसमें देखिए ये जो फर्स्ट 3 बेसिक क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल को बेसिक भी बोलते हैं, बेसिक या बेस, जैसे उसको हर जगह ऐड कर लीजिए। जैसे यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है तो मतलब बेस यूनिट या बेसिक यूनिट है ना। ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो बेसिक क्वांटिटी कह सकते हो आप, इनको बेसिक भी बोलते हैं ना, बेसिक या बेस। अब देखिए जो फर्स्ट 3 इसमें क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम, तो आप याद रखिए ये पूरा एक ब्रांच बना देती है फिजिक्स की, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। यानी ये फिजिक्स की एक बेसिक ब्रांच है मैकेनिक्स, इसके बिना आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते। और ये हर जगह, जैसे 11th क्लास का कोर्स है ना, तो उसमें स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, न्यूटन्स लॉ वाले, ये सब जो है मैकेनिक्स का ही पार्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो वो भी क्या है, इसी का ही, मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। इसी तरह से देखो इलेक्ट्रिक करंट है, इससे भी एक पूरी ब्रांच बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपके 12th में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी तरह टेम्परेचर से बनता है थर्मोडायनामिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये ऑप्टिक्स का पार्ट है, मतलब जो लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित जो भी स्टडी है वो ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। और मोल को कोई स्पेशल ब्रांच नहीं दी है, ये कई जगह इन्वॉल्व होता है इसलिए। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी ना कि सर शुरू से बता दीजिए, तो इतना ही बता सकते हैं। जैसे कि आपका हमने फिजिक्स की डेफिनेशन बता दी, उसकी वोकैबुलरी में फिजिकल क्वांटिटी बता दी, उनका टाइप, ये तो बाकायदा सिलेबस में टाइप्स वगैरह, फंडामेंटल क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी, फिर ये यूनिट बता दिए है ना, इनके पार्ट। अच्छा, तो दो तरह के यूनिट हो गए। इसके बाद में अब लीजिए फंडामेंटल और ये डेराइव्ड यूनिट ले लीजिए। डेराइव्ड यही है जो इनसे मिलकर के बनेंगे। जैसे फोर्स है, अब फोर्स का यूनिट क्या होगा, आप जानते हैं न्यूटन बोलते हैं उसको,
जैसे फोर्स है, यूनिट डेराइव्ड यूनिट है ना, सेकंड पार्ट आ गया इसका डेराइव्ड, डेराइव्ड यूनिट। अब जैसे फोर्स है, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स वो न्यूटन है। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किलोग्राम क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है। जी क्या है, वो किलोग्राम तो यही है। मीटर, मीटर आप उस लिस्ट में देखोगे फंडामेंटल यूनिट में, तो मीटर भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो आपने देखा ना, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी थी, इंडिपेंडेंट थी, डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी थी, जो फंडामेंटल से मिलकर के बनती थी। तो इसी तरह से यूनिट्स हैं, डेराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप हो गया कंप्लीट। इससे आप पूरा, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो यूनिट्स हैं, इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए। बिना फॉर्मूले के यूनिट नहीं निकाल सकते। एक आध यूनिट्स आप रट सकते हो, और उन यूनिट से हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन क्या है, अभी आ रहे हैं इस टॉपिक पर। तो अब आप देखिए, जैसे फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट हो गए, इसके बाद में अब ले लीजिए जैसे डायमेंशन। डायमेंशन क्या है ना, डायमेंशंस। यूनिट का बस थोड़ा आपके सिलेबस में ये भी है कि इसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उनको आप चाहो तो एक दो पॉइंट्स लिख सकते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स। वो इस तरह से हैं, जैसे कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, स्थिर होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ऐसी कई चीजें हैं, जैसे कि इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी का, टेम्परेचर का, टाइम का। इट शुड नॉट इफेक्टेड, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय टाइम, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए गर्मी है तो मीटर जो है फैल करके बड़ा हो जाए, जाड़े आ जाए, वेदर विंटर वेदर आ जाए तो छोटा हो जाए ना। तो ऐसे कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, और भी है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इस पर हम फोकस नहीं कर रहे, तो इतना ही काफी है। बाकी अब डायमेंशंस पर आते हैं, चलिए। देखिए डायमेंशंस जो है वो पावर्स हैं वैसे, लेकिन सिंपल नहीं है। और सिंपल से मतलब है कि ऐसे नहीं है जैसे ए स्क्वायर लिख दिया आपने, है ना, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, एक यूनिट से रिलेटेड और कुछ एक टॉपिक और रह जाता है, उसको भी करा देते हैं, स्टूडेंट्स का कहना है। ये है कि राइटिंग रूल्स, इनको बोलते हैं राइटिंग रूल्स। देखिए राइटिंग रूल्स का मतलब यह है कि यूनिट जब लिखते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई यूनिट है, किसी नाम से है, मान लीजिए न्यूटन है, तो इंग्लिश में तो रूल ये होता है कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, है ना, यानी कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसमें ये उल्टा है, इसमें आप स्मॉल से लिखोगे तो सही माना जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए जूल लिखना है आपको, तो आप कैपिटल जे लिखोगे तो गलत माना जाएगा, स्मॉल जे लिखोगे तो सही माना जाएगा, है ना। तो एक रूल तो ये है। दूसरा है, यूनिट के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। जैसे आपने ये फुल स्टॉप लगाना है तो ये नहीं लगाया जाएगा। जैसे 3 मीटर लिखा है और फुल स्टॉप लगाए तो ये गलत है।
लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने तो लिखा देखा है, उन्होंने बुक्स भी दिखाई, तो वो सेंटेंस को एंड करने वाला फुल स्टॉप होगा, न कि यूनिट वाला। जैसे कोई सेंटेंस चल रहा हो, लास्ट में 3 मीटर आया, अब सेंटेंस जब ऑफ होगा तो फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा, वो यूनिट का फुल स्टॉप नहीं है, वो सेंटेंस का है। तो फुल स्टॉप इसमें कभी नहीं लगाया जाता। यदि आपने फुल स्टॉप लगाया है तो वो गलत, और विदाउट फुल स्टॉप लिख रहे हैं तो सही है। ठीक है ना। इसी तरह से इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जैसे 3 मीटर तो आपने एस लगा दिया या ई एस लगा दिया तो वो गलत। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है ना। तो इस तरह के कुछ राइटिंग रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए जहां तक हो सके। तो यहाँ पर जाकर के यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड जानकारी कुछ हद तक पूरी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक ये डायमेंशन वाला ले लेते हैं। डायमेंशंस क्या हैं? देखिए, डायमेंशंस एक तरह की पावर है, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं कि स्पेशल, ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है। जैसे आपने कहा कि एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये, या ए टू दी पावर 3, ये पावर नहीं है डायमेंशन। डायमेंशन कौन सी है? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे न्यूटन लिखा है और उसको हमने कन्वर्ट किया तो ये केजी, किलोग्राम, मीटर और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, केजी पर पावर 1 लगा हुआ है, मीटर पे 1 लगा हुआ है और सेकंड पर -2 लगा हुआ है। तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये डायमेंशन है। तो डायमेंशंस मतलब क्यों है ये, क्या इनके अंदर खासियत है? देखिए, ये फंडामेंटल यूनिट लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल यूनिट है उसके ऊपर जो पावर आती है उसको बोलते हैं डायमेंशन। और ये मिलकर के क्या बनाता है? ये मिलकर के डायरेक्ट यूनिट बना देता है। इसको मिलाकर के डायरेक्ट यूनिट कहोगे, जैसे न्यूटन है। तो डायमेंशंस इनको कहते हैं। डायमेंशंस आर स्पेशल पावर, है ना। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, डेफिनेशन लिख सकते हैं। डायमेंशंस आर पावर विच रेज्ड, चढ़ाई जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं, ऑन फंडामेंटल यूनिट टू डिस्क्राइब द डायमेंशनल यूनिट, है ना, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए, जो मेन इसका जो मोटो है वो तो ये, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करें और इसमें क्या क्या करना है हमको। सबसे पहले तो देखो, डायमेंशंस निकालने के लिए एग्जाम में आता है भाई, ये क्वांटिटी, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिंबल याद करनी है। जैसे केजी है, जैसे अभी ये डायमेंशन किस तरीके से है और कैसे इनको लिखेंगे, अभी तो ऐसे लिख देंगे। डायमेंशंस आर, इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। डायमेंशंस आर 1 इन केजी, मतलब केजी में 1 है, 1 इन मीटर, ठीक है, एंड -2 इन सेकंड, ऐसे बोल सकते हैं। ये डायमेंशंस हो गए। अब इनको एक सिस्टम में कैसे लिखा जाए, क्योंकि उसमें और भी वर्ड आते हैं। जैसे एक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, वो सब मिला करके कैसे लिखें। तो उसके लिए आपको सिंबल याद करनी है। सिंबल्स मतलब केजी आए तो उसके लिए आप एम का यूज करिए, मीटर आए तो उसके लिए एल का यूज करिए, और सेकंड आए तो उसके लिए टी का यूज करिए, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये 3 इसमें आएंगे, लेकिन कभी कभी फोर्थ वाला भी आएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर आए तो आप के का यूज कर सकते हैं या फिर थीटा का कर सकते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप किसी का भी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा, इसके लिए जो बेसिक है वो वही है। इसमें आपको ये थोड़ी सी शुरू में अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो डायमेंशंस हैं बहुत सारी हैं, 100, ओवर 100। और उसका रीजन ये है कि इसमें 11th की भी है, 12th के सिलेबस की भी है, तो वो सारी की सारी एक साथ तो याद नहीं हो सकती। आपको धीमे धीमे याद करनी पड़ेंगी। मान लीजिए जैसे
एक दिन में आपने कर लिया 20, फिर सेकंड में 20, ऐसे करके 6-7 डेज में कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उनका रिवीजन करते रहिए। अब जैसे मान लीजिए इसके लिए जो प्रॉब्लम ये है कि जो भी आगे के सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनकी भी डायमेंशन आएंगी। जैसे मान लो वर्क की आ जाएगी, अब वर्क पावर एनर्जी तो बाद में आता है, 12th की भी आ जाएंगी, तो वो तो आप नेक्स्ट ईयर मान लो 11th का कोई स्टूडेंट जा रहा है तब उसे करेगा। लेकिन ये तो आपको इतना थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, और जब वो आएंगे टॉपिक तब आप उन्हें समझोगे। लेकिन ये है कि आपको फॉर्मूला और उसका यूनिट ये तो आना ही चाहिए, अदरवाइज आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे डायमेंशन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एरिया से शुरू करते हैं, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कुछ इसमें रूल्स रेगुलेशन है, वो हम साथ साथ बताते रहेंगे जैसे जैसे एप्लीकेशन आएगा। इसमें क्या है कि कई क्वांटिटी इस तरह की होती है, वो सिमिलर डायमेंशन की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पर ये एल है लेंथ, इसका तो एल लिख दोगे, लेकिन ब्रेथ है वो भी एल से ही डिनोट की जाएगी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं सिमिलर डायमेंशनल, डायमेंशनल क्वांटिटी है ना। अब जैसे कि लेंथ है आपका, ये ब्रेथ है आपका, रेडियस, इवन रेडियस भी इसी में शामिल है, ये भी लेंथ का ही फॉर्म माना जाता है। आर्क है, ये भी इसी में माना जाएगा। जैसे कि ये सर्कल है, इसमें से छोटा सा टुकड़ा आर्क या बड़ा वाला लीजिए, आप इसको कट कर दीजिए तो ये सर्कल का जो वायर है वो ऐसे हो जाएगा सीधा, तो वो लेंथ ही माना जाता है इसमें, है ना। तो ये क्या डायमेंशन आ गया, 1 और 1 यानी कि एल स्क्वायर। ये डायमेंशन, डायमेंशन तो ये है 2, और इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। और आप मतलब ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और इन दोनों को ब्रैकेट में आप कर दें तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। इसको बोलिए फॉर्मूला और इसको बोलिए डायमेंशनल इक्वेशन। और देखिए इनके लिखने में इनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है इस तरह। अब ये नहीं है तो उनको जीरो लिख दीजिए, जैसे एम नहीं है तो जीरो लिखिए, एल है तो जो है वो लिखिए, टी है तो जीरो लिखिए, और बस। वैसे के को भी कर सकते हैं लेकिन इतना ही काफी है। कई बार इसको बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको इन्हें नहीं लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप लगातार निकाल सकते हैं। और लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ले लिया, तो वॉल्यूम में 3 साइड आती है, एल बी और एच। तो हाइट भी इसमें लेंथ को ही डिनोट करेगी, तो एल, एल और एल, तो पावर कितना हो गया, 3 हो गया। इसको आप चाहो तो MLT वाली फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सिंबल याद है तो आप किसी का भी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं ना। और लीजिए अब जैसे फोर्स है, मान लीजिए फोर्स निकाला, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए M इंटू ए, है ना। अब M है क्योंकि हमको यूनिट चाहिए, डायमेंशन किससे निकलेगा, यूनिट से चाहिए। अब जैसे कि मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरह का फॉर्मूला है। तो यूनिट निकालें तो मास का होता है केजी और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया केजी मीटर और सेकंड को ऊपर ले जाएं तो इस तरह से हो जाएगा। और इसी से अब डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो क्या आएगा, के की जगह एम, इसकी जगह एल, और ये आ गया। इनको आप 0-0 लिखें या ना लिखें इससे कोई अंतर नहीं है। इस तरह से किसी का भी डायमेंशन, एनर्जी का ले लीजिए, अब जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये मास और ये वेलोसिटी।
अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर हम बताते जाएंगे जो जो भी एप्लीकेशन आएंगे। जैसे एक एप्लीकेशन ये आ रहा है, अभी बताया था ना जो सिमिलर डायमेंशंस वाली होती है। तो देखिए एनर्जी में कोई सी भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन एक जैसी होती है, चाहे तो वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी है ना, हीट एनर्जी है, तो इन सबका डायमेंशन एक जैसा ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन ये आता है कि ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो याद रखिए ये प्योर कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होता नहीं है। अब एक नया टर्म आएगा कि भाई इसका मतलब है कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो डायमेंशन लेस होती है, यानी उनकी डायमेंशन होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट दो तरह के होंगे, एक होंगे डायमेंशनल और एक होंगे डायमेंशन लेस। जैसे ये आ रहा है 1/2 है, मान लीजिए पाई आया, इसकी वैल्यू 22/7 है, नंबर ही होता है ये भी। जैसे ई है 2.7 इसकी वैल्यू होती है और आगे भी होती है, ये ऑलस थ्योरम कहलाती है। तो इन पर ज्यादा हमें ये नहीं ध्यान देना इनका इंट्रोडक्शन क्या है, हमें तो ये याद रखना है कि ये नंबर है, तो जितने भी नंबर हैं उनके डायमेंशन नहीं होती और ये कांस्टेंट है। तो अब उसको यहाँ अप्लाई करें तो देखिए ये तो डायमेंशन है ही नहीं इसका, ये मास है, मास का हो गया m और ये हो गया L t⁻⁻1। अब जैसे वेलोसिटी है ना तो उसका निकाल लेंगे, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये L का फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट और ये t, तो ये आ गया L t⁻⁻1। वही हमने लिखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये ओपन करके ml² t⁻⁻2 आ जाएगा ना। तो ये एनर्जी का है, एनर्जी कोई भी हो यही होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होगा। अब बात आती है जैसे यहाँ पर ये एप्लीकेशन आया तो इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं भाई, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से हैं। देखिए जैसे कैपिटल जी, आपको याद होगा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। इसको या निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, फॉर्मूला इसका ये है Fg=g m1m2/r²। ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके मास m1 m2 है, डिस्टेंस r है, तो इनका कहना है ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर लगता है और ये जो है अट्रैक्शन का होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका पहले तो यूनिट निकालें, जी का यूनिट क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के F इंटू आर हो जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएंगे m1 इंटू m2। तो इसको तो हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये आर यानी कि लेंथ का है तो ये मीटर ही हो गया और ये दो मास है मतलब किलोग्राम का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा, ये दो स्क्वायर हो जाएंगे और ये इस तरह से हो जाएगा और इसके सिंबल रख दीजिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे इसका m है, इसका l और इसका t। और चेकअप आप कर लेना कोई करेक्शन हो तो, क्योंकि ये कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। एफ का ये न्यूटन होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एम एल, इसको हमें चलो कोई बात नहीं सॉल्व कर दिया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर और ये जो है, अच्छा देखो यहाँ ये मिस्टेक हो गया ना, ये ही मैं कह रहा था कि थोड़ा ध्यान रखना है, ये आर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, जब ये स्क्वायर होगा तो पावर 3 हो रही है ना, यानी कि यहाँ 3 पावर आएगी। और भी कोई करेक्शन है तो देख लेना, केजी, ये नीचे केजी स्क्वायर है तो लगभग इतना ही है, ठीक है ना। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लैंक्स कांस्टेंट है जो आगे कोर्स में आएगा, उसको H से डिनोट करते हैं, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स एक
साइंटिस्ट का नाम है, इसको एच से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर एच एफ भी लिख देते हैं, एच एफ लिख लो, एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो एच की वैल्यू क्या हुई, क्योंकि एच का फॉर्मूला पहले बनाना पड़ेगा ना, E अपॉन एफ, तो E एनर्जी है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये पहले हम निकाल चुके हैं, अब इसको दोबारा नहीं निकाल ले। और एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड है ये, तो इसका टी डायमेंशन होगा और न्यूमरेटर में जाके ये टी टू द पावर -1 हो जाएगा, यानी इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से जैसे 12th में आप जाते हैं तो एक एप्सिलॉन नॉट करके है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। तो अब यही है ना, देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो आएगी थोड़ी सी, कि चूंकि वो चैप्टर्स करे नहीं है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले याद करें, तो जितने कर सकते हैं, 11th वाले हैं तो 11th का ही पहले कर रहे हैं ना, 11th के होम एग्जाम होते हैं तो उसमें इनको नहीं देते ज्यादातर 12th वाले पोर्शन को, और 12th वाले हैं तो 11th का करके आ रहे हैं, 12th का तो वो तो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये, अब जैसे ये कूलम्ब्स लॉ में बताया जाता है 12th में, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 1/4πε0, वहां पर m1 m2 होता था, इसमें q1 q2 होता है, और r स्क्वायर। तो E का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालोगे तभी तो यूनिट आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालिए पहले, तो वो हो जाएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो लिखा हुआ है 4 भी लिखा हुआ है, ये तो इतना ही लिखा रहेंगे, इसको इधर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट को तो यहाँ ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको नीचे ले जाइए एफ ई, इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इसके यूनिट, ये तो डायमेंशन लेस है ना, 4 कांस्टेंट है, पाई का भी 22/7 होता है, नंबर है, तो ये डायमेंशन लेस है, ये फोर्स है, तो इसका हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और Q1 Q2 ये जो है कूलाम, कूलाम का ऐसा होता है कि ये जब आप सी लिखोगे ना तो ये आई का जो फॉर्मूला है करंट का, Q अपॉन टी, फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी Q अपॉन टी। तो Q का फॉर्मूला यहाँ से आएगा I इंटू टी, आई के लिए एम्पियर सिंबल का यूज होगा, टी के लिए तो टी है, तो ये 2 बार है तो ये ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा ना, एक बार के लिए 80, तो 2 बार के लिए ये हो गया, इधर ये एफ हो गया, और ये क्या है डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो गया। तो इसे सेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और एल की पावर हो गई 4, और एम इधर लिख लीजिए एम टू दी पावर -1 ऊपर जाके, और टी टू दी पावर, नहीं एक बार फिर हिसाब लगाइए इसका, एम से शुरू करिए, एम टू द पावर -1, एल टू द पावर, एल 2 बार आ रहा है ना, 2 बार ही आ रहा है, एक बार तो इसमें आ रहा है, और ये एफ का होता है एम एल टी टू द पावर -2 होता है, हाँ यही होता है, तो ये एल क्यू आएगा और ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये एल का हिसाब हो गया। टी का देखिए, टी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, टी टू द पावर 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर आ रहा है ना कुछ इस तरह से। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई करेक्शन हो तो आप देख लेना, वैसे तो कर रहे हैं लेकिन कोई चीज मिस भी हो जाती है, एक बार फिर देख लीजिए। क्यू का 80 होता है, ये 2 बार है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, 4 डायमेंशन लेस है, ये एल स्क्वायर हो गया, एम एल टी टू द पावर -2, यहाँ तक करेक्ट है। इसके बाद एम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3 हो गया, और न्यूमरेटर में जाके माइनस का हो जाएगा, और टी टू द पावर ये ऐड हो जाएगा, ठीक लिखा है। तो इस तरह से ये डायमेंशनल कांस्टेंट हो गए, वो डायमेंशन लेस, दोनों का सिस्टम समझ गए आप। इसके बाद अब और भी इसमें ले सकते हैं,
देखिए इसमें एक, वैसे तो और भी बहुत सारे, जैसे टॉर्क ले लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं ना। ये टॉर्क का होता है फोर्स, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का हो गया एम एल टी टू द पावर -2 और इसका हो गया एल, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर और टी टू द पावर -2। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो कई क्वांटिटी में सिमिलर डायमेंशंस की होती है, जैसे मैंने बताया था, जैसे एनर्जी का बताया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी होती है। इसी तरह से अब देखिए टॉर्क भी, उसकी भी डायमेंशन उतनी ही आई, मतलब ये एनर्जी के ही इक्विवेलेंट है डायमेंशन में। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे, भाई सिमिलर जो डायमेंशन वाली क्वांटिटी है उनके पेयर बना देंगे, बताइए इनमें कौन सा पेयर मैच करता है ना, तो वो आप कर सकते हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि जैसे टॉर्क है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक ऑप्शन ये दे दिया, दूसरे ऑप्शन में उन्होंने कह दिया टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसी तरह एक थर्ड फोर्थ बना लिए, तो अब सिमिलर वाला तो यही है, ये नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का तो इनके बराबर नहीं होता डायमेंशन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो कि एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो मतलब एक जैसा, समान। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई इसमें जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में, सबकी डायमेंशन एक जैसी होती है। यानी कि आप या तो इसको ऐसे लिखो, तो अब ये टर्म है लेफ्ट में और राइट में ये है, तो इन सब का डायमेंशन ये बोल रहे हैं एक जैसा होता है। या आप ऐसे समझो, इनको सबको एक तरफ ले लीजिए, तो ये जो तीनों टर्म है इन सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे जितने, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो उल्टा करके कि टर्म्स यदि ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका डायमेंशन सेम है, सिमिलर है। ऐसे बोल सकते हैं कि सिमिलर डायमेंशन वाले ही टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जरा भी डिफरेंस होगा तो नहीं होंगे। ये ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक गधा और घोड़ा है और हम आपसे ये कहें कि भाई ये दोनों मिलाकर के कितने हैं, क्या दो घोड़े बोल रहे हैं या दो गधे बोल रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, या तो इन्हें दो, एक गधा या एक घोड़ा ही बोलेंगे, ये आपस में ऐड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये डायमेंशन सेम नहीं है तो वो टर्म्स कभी भी सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होंगे, तो इससे डायमेंशन निकाला जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि, अच्छा इसको पहले चेक कर लेते हैं। देखिए एस है जैसे, तो डायमेंशन ऑफ एस निकालिए, एस क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका एल होता है। इसको निकालिए यूटी को, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब एक ही डायमेंशन वाले माने जाते हैं। वेलोसिटी का हम पहले निकाल चुके हैं ये, और टी का तो टी है ये, जब इसको सॉल्व करोगे तो एल और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का प्लस का, तो एल ही बचेगा, देखो ये बराबर आ गए। इसी तरह इसको निकालिए हाफ, ये तो डायमेंशन लेस है। ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का पहले निकाल चुके हैं, या देख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी और डेल्टा टी होता है एक्सेलरेशन। तो v का है एल टी टू द पावर -1, मतलब वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी दोनों का एक ही माना जाएगा, और t का तो t होता ही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको लिखिए, एक्सेलरेशन की जगह एल टी टू द पावर -2 और टी स्क्वायर, ये तो आपस में कैंसिल आउट होकर के एल रह जाएगा। तो देखिए सबकी जो डायमेंशन है वो एक जैसी आई, तीनों टर्म की, है ना। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। यदि ये एक जैसी नहीं होती तो ये फिर ये इनकरेक्ट माना जाता है ना। तो ये आप समझ गए होंगे।
और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, नहीं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स इन ए इक्वेशन हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायमेंशंस। इसे कई फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड should be equal, should be same कह लीजिए, सेम इन राइट हैंड साइड, है ना। ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं, ये ज्यादा ऐसा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लिखने आता भी नहीं ज्यादातर है, केवल डायमेंशंस निकालने के लिए आते हैं। तो चलिए आगे इनके एग्जांपल लेते हैं, किस तरह से ये कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया है, x इजिकल टू या v इजिकल टू, या x लीजिए a प्लस बी टी। मान लीजिए ये एग्जांपल है, तो आप कैसे इसको निकालेंगे। तो इन्होंने कह दिया भाई x पोजीशन है, तो a और b का डायमेंशन निकालिए। तो देखिए इसका डायमेंशन, या तो चाहो तो सबको एक तरफ ले लीजिए, x माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। तो इसका और इसका डायमेंशन एक जैसा ही होगा, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो x डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। तो b का डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t। इसका आंसर आ गया, x का l हो गया और इसका t, तो आंसर आएगा एल टी टू द पावर -1। इस तरह से a का निकालना है तो वो इसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। x को तो इन्होंने पोजीशन माना है, तो डिस्टेंस का ही एक फॉर्म होता है, तो l हो जाएगा। तो इस तरह से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, जैसे हमने तो x लिख दिया, कोई इसको और रूप में भी दे सकता है, b इज इक्वल टू a प्लस बी टी ऐसे लिख दिया मान लीजिए, है ना। तो इससे भी आप निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। चश्मा ले लो। अब जैसे v इज इक्वल टू ए टी प्लस टी प्लस सी और b, इस तरह से कोई मान लीजिए क्वेश्चन है, या b अपॉन, हाँ इसी तरह से है, इसको या तो कैपिटल कर लो या इसको स्मॉल कर दो, है। अब इसमें मान लीजिए a और b और c, इनका आपको डायमेंशन पता करना है। तो देखिए c का तो डायरेक्ट हो गया, ये t से ऐड कर रहा है, t के साथ ऐड हो रहा है, तो वो तो बताया ही था कि ऐड तभी होगा जब ये आपस में इनका डायमेंशन सिमिलर हो। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, और डायमेंशन ऑफ t क्या है, टाइम यहाँ पर माना गया है, तो t हो गया। अच्छा, इसके बाद में मान लीजिए इसका a का टी का निकालना है, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो थोड़ा और समझ में आएगा, सबको एक तरफ ले लीजिए, है ना। तो ये दोनों चूंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डायमेंशन एक जैसा होगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। इस तरह से b का क्या है, ये वेलोसिटी है, और t का तो यहाँ डायमेंशन ऑफ
ए लिखिए और टी को हटा दीजिए, नीचे ले आइए, तो ये टी हो जाएगा। और जब सॉल्व करोगे तो एल टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ए का भी आ गया और सी का भी आ गया। अब आपको बी का निकालना है। तो देखिए ये चाहे तो इन दोनों को ले लीजिए या इसको और इसको ले लीजिए। डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इसके साथ ले रहे हैं तो बी लिख दीजिए। तो देखिए बी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए इसको, डायमेंशन ऑफ टी प्लस सी इंटू डायमेंशन ऑफ बी। तो ये टी प्लस सी यानी इनका तो हम निकाल चुके हैं ना, सी का निकाल चुके हैं, टी है तो ये तो टी आएगा, और इसका बी का ये वेलोसिटी है तो ये आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एल टी ये कैंसिल हो जाएगा, टी तो एल ही रह जाएगा, है ना। इस तरह से आपने देखा ये सब का निकल आया, बी ए सी सभी का, है ना। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई हो रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर और कुछ और टाइप के लेते हैं तो वो इसी तरह के, लेकिन बच्चे उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एफ इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस बी कॉस डी टी, और मान लीजिए इसमें इन्होंने आपसे कहा कि भाई बी का निकालिए और डी का निकालिए, है ना। तो देखिए इसमें आपको ये याद रखना है, एक नई ये है कि जो एंगल था ना, एंगल इसका डायमेंशन निकाला, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना। आर्क भी लेंथ का रूप है और रेडियस भी लेंथ का ही है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एल टू द पावर 0 आएगा ना। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, तो एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होता है, यानी कि जो बी एक्स है ये क्या है, डायमेंशन लेस है ना। डायमेंशन लेस का मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, एम एल टी लिखो तो 0 ही पावर लगानी पड़ेगी। और डायमेंशन ऑफ बी एक्स, तो आपको किसका निकालना है, मान लीजिए बी का निकालना है, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ बी। अच्छा ये क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट जानकारी देता जा रहा हूँ साथ साथ। जैसे एक्स है तो ये इन्होंने पोजीशन या डिस्टेंस माना हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, एक्स हट जाएगा ना, इधर आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ एक्स यानी कि इसकी जगह एल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से हटके यहाँ आ गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो सब 0 है, ये बस अकेला ही रह जाएगा इधर, ये आ गया डायमेंशन ऑफ बी। और इसका फंडा क्या है कि एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है। ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं, डी को, डायमेंशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस ये आ जाएगा, और टी को नीचे ले जाना, डायमेंशन ऑफ टी। डायमेंशन लेस में तो आप यही लिखोगे 0 पावर, और टी तो टी रहेगा ही, ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में टी टू दी पावर -1 हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें कि फंडा ये है कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है ना। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, शुरू में हमने कराई थी, और देखिए याद आ रहा है तो ये कर लीजिए। एक स्ट्रेन होती है क्वांटिटी, स्ट्रेन का मतलब है जैसे कोई वायर है, आपने उसको स्ट्रेच करके थोड़ा खींच दिया, थोड़ी लेंथ उसकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो चेंज इन लेंथ है ना, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ, तो ये डायमेंशन लेस है, दोनों का एल ही होगा सिंबल, तो एल टू दी पावर 0 आ गया, ठीक है ना। तो एंगल है, स्ट्रेन है, ये डायमेंशन लेस है। और एंगल का कोई क्वेश्चन हम ले सकते हैं इस तरीके से, वो भी, क्योंकि एंगल वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें बच्चे जो है थोड़े से मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया था, और उसमें ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ही उसमें उन्होंने पूछा है कि भी 4 ऑप्शन है, बताइए कौन से रॉन्ग है, और उनमें से 1 या 2 रॉन्ग थे, तो वो इसी बेस पर थे, कहलाता है। कुछ भी ले लीजिए, ए साइन 2 पाई अपॉन टी ले लिया जैसे, मान लीजिए, ठीक है ना। हम अपना बना करके इसमें लिखे दे रहे हैं, बी ले लिया, जैसे ए इज इक्वल टू a/2 cos
2 पाई टी अपॉन टी ले लिया, ठीक है ना। ये हम उस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। और आपने कॉस और वी टी ले लिया एक, है ना, और एक ले लिया y इज इक्वल टू कॉस 2 पाई टी प्लस टी और साइन 2 पाई टी प्लस टी, ऐसे ले लिए, ये ले लिया यहाँ पर ये। तो इसमें वही फंडा काम करेगा कि जो एंगल है वो हमें चेक करना पड़ेगा, ये डायमेंशन लेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहीं से फैसला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 पाई और टी, 2 पाई तो डायमेंशन लेस है और टी का डायमेंशन होगा, जब ऊपर ले जाओगे तो टी टू दी पावर -1 आएगा ना, जबकि डायमेंशन लेस आना चाहिए, टी टू दी पावर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये सही नहीं है। इसमें आ जाइए, जैसे कि 2 तो डायमेंशन लेस हो गया, पाई भी डायमेंशन लेस हो गया, और ये टी का होगा टी और इसका टी, तो ये आंसर टी टू द पावर 0 आ गया, यानी कि डायमेंशन लेस है। तो यहाँ से एक हिंट मिला कि डायमेंशन लेस है, तो इतना तो सही है ही है, बाकी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट मान लें तो डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, ठीक है ना, यहाँ ले लीजिए इसका एल, और इसको 1/2 तो डायमेंशन लेस हो गया, और एक ए जो है एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये भी डिस्टेंस का ही एक फॉर्म है। तो ये दोनों एल के इक्वल आएंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही है, राइट है। इसको देखिए सी वाले को, इसमें इसको फिर चेक करिए, तो वी है एल टी टू द पावर -1 और टी, इनको जब सॉल्व करेंगे तो एल आएगा, जबकि डायमेंशन लेस आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। जैसे ये रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे फिर चेक करिए 2 पाई टी, तो इसका टी हो गया, 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, टी का टी हो गया और ये टी है, तो दोनों ऐड करके टी आएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ये नई चीज आई, आप याद रखिए कि इनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, अच्छा पहले तो इसको समाप्त करें। टी प्लस टी से मतलब टी आया तो डायमेंशन लेस नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, केवल ये सही है, बी ऑप्शन है ना। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसमें वो थोड़े से अलग होते हैं जनरल मैथ के अलावा, क्योंकि उसमें हम डायमेंशन काउंट करते हैं। देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो कोई चेंज नहीं है, पहले की तरह ही है, लेकिन ये चेंज हो जाता है। जैसे एल प्लस एल है, इसको आप 2l नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन मतलब बेस लिखा जाएगा, बेस एल है और डायमेंशन 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, ये इसका आंसर है। मान लीजिए एल माइनस एल है, तो इसको 0 नहीं लिख सकते आप, इसका आंसर आएगा, बेस लिखिए पहले एल और इसकी डायमेंशन 1 है तो 1 लिखिए, है ना, तो एल आंसर आएगा इसका, है ना। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ चेंज आ रहा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कोई मिस्टेक ना हो। इसी तरह से बस ये याद, अच्छा जैसे एल स्क्वायर और एल है, तो ये आपस में ऐड नहीं होगी, मैंने कहा ना कि गधे और घोड़े ये ऐड नहीं हो सकते, तो ये जो है इसी तरह लिखा जाएगा, इसका आंसर अलग से नहीं आ सकता, ये बिल्कुल कॉपी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ऐड हो ही नहीं सकते। यदि माइनस है तब भी ऐसे लिखे जाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई चेंज नहीं है, वो तो पहले की तरह ही है, जनरल मैथ्स की तरह। जैसे मान लीजिए एल स्क्वायर अपॉन एल है, वो तो हम कर ही रहे थे अभी तक, तो सीधे सीधे हम कर रहे थे ना भाई, सॉल्व किया 1 पावर ऊपर ले गए तो ये एल रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए एल स्क्वायर इंटू एल है तो एल क्यू ही होगा पहले की तरह, है ना, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज है ना। ये ऑपरेशन इसके याद रखना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देखो इस तरह के टेक्निकल है कि उसमें क्या है ना, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी को न मान करके डेराइव्ड को कहते हैं भाई सपोज करिए फिर निकालिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये पहले मैं क्वेश्चन बनाना आपको सिखा दूं। जैसे फोर्स का क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा क्वेश्चन बना दिया कि भाई इन ए फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एंड
एक्सेलरेशन, मतलब वी टेक फोर्स एंड एक्सेलरेशन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इनको वो कह रहे हैं कि एफ और ए को आप फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करिए और डायमेंशन निकालिए एम का, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एम। तो देखिए इसमें थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला पहले तो सर्च करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स आता हो, एक्सेलरेशन आता हो और एम आता हो, तो वो आपको याद होगा तो आप ये बना लेंगे। यहाँ से एम का फॉर्मूला बना लीजिए, एफ अपॉन ए, क्योंकि टेक्निक वही रहेगी पुरानी ओल्ड टेक्निक है कि पहले आप फॉर्मूला बनाइए फिर यूनिट लिखिए। अब देखिए इसमें यूनिट लिखने में आपको अलर्ट ये रहना पड़ा है कि जैसे पहले तो फोर्स का लिखते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फिर इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको आप जो है एफ की तरह एफ ही लिखेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह लीजिए। जैसे ये पहले होता तो इसको मान लीजिए न्यूटन लेते, तो आप इसको ऐसे चेंज कर देना, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट आ गए। लेकिन यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चल रहे हैं, क्वांटिटी कहो या यूनिट कह लो, तो ये एफ को एफ ही लिया जाएगा, ए को ए ही लिया जाएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने ए को भी ऐसे ही दिया है। तो इसका यदि हम निकालें डायमेंशन तो वो ऐसे ही आएगा इसी फॉर्म में। इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन ऑफ एम इस तरह से होगा। और लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में आपको बनाना भी सिखा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए एनर्जी का होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो अब मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए कि एम का निकालिए और इनको ले लीजिए फंडामेंटल यूनिट के तौर पर, ई को ही ले लीजिए मान लीजिए। एक बार तो ऐसे ले सकते हैं कि भाई ई को और वी को ले लीजिए, तो वो सीधा सीधा आ जाएगा जैसे ऊपर वाला किया है। लेकिन केवल ई को ले, ई इज एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फिर क्या होगा एम का, देखिए फॉर्मूला यहां से बनेगा 2e अपॉन बी स्क्वायर। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर टू तो डायमेंशन लेस है, ई को उन्होंने फंडामेंटल बोल दिया, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको आप लिख लोगे एल टी टू द पावर -1 और स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 है ना। और यहाँ पर ये आ जाएगा सॉल्व करके ई एल टू द पावर -2 और टी टू द पावर 2, कुछ इस तरह से आएगा, है ना, क्योंकि एल टी टू द पावर -1 होता है, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक। और ले लीजिए, मतलब इस तरह से वो बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी आप समझ गए होंगे। और एक लास्ट या सेकंड लास्ट टाइप लेते हैं, जैसे कई बार वो क्या करते हैं इस तरह से इंटीग्रेशन वगैरह डाल देते हैं, dx है और यहाँ पर उन्होंने डाल दिया जैसे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये ए टू दी पावर n साइन, है ना, यहाँ पर कुछ लिख दिया है। तो अब वो पूछे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन से, क्योंकि बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जैसे आ गया तो बिल्कुल एक्यूरेट यही आया तो दिक्कत आएगी, इसको 2x माइनस, हाँ बाकी तो यही लिखा है। अच्छा इसमें पूछा है कि n की वैल्यू बताइए और इनको इंट्रोडक्शन दे दिए x a वगैरह ये सब। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इनकी डायमेंशन इंटीग्रेशन से घबराइए मत, ये देखिए ये एक्स ही माना जाएगा, तो ये एल हो गया, इसका डायमेंशन इसको निकालिए, डायमेंशन लेस है, और ये जो है उन्होंने दिया हुआ है कि इसको तो आपको फाइंड आउट करना है पहले, है ना। अच्छा फाइंड आउट करके मान लीजिए ये एल आया, अभी इसको करेंगे किस तरह, यहां से कर लीजिए चाहो तो आप, देखो ये क्या है, एंगल है, और एंगल क्या होता है, मैंने कहा डायमेंशन लेस,
ये बताया था ना अभी। तो x अपॉन ए माइनस 1 डायमेंशन ऑफ, ये हो गया डायमेंशन लेस, यानी कि m l और t ये 0 ही आएंगे सब, और ये डायमेंशन लेस है ही ऑलरेडी, और a को आप इधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ए को नहीं, ए का तो निकालना है शायद, ए का निकालना है। तो आप जो है ऐसे मान लीजिए कि एक बार ए को पहले इधर लाइए और एक्स का हो जाएगा एल, है ना, इसको उन्होंने डिस्टेंस के तौर पर लिया है, और जब इसको इधर ले आइए तो एल अपॉन, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो डायमेंशन लेस है, तो ए का देखिए आप ये आ गया, मतलब इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, तो आप ऐसे मान लीजिए समझने के लिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, डायमेंशन लेस का मतलब है ही नहीं है, ये मानिए। तो यहाँ से आप, ये भी डायमेंशन लेस है तो ये इधर चला जाएगा, ए वही मैंने लिखा है ये, और ये एक्स इधर रह जाएगा जिसका कि एल है, तो इसका मतलब एक्स का हमने निकाल लिया, एल है। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ कह रहा था कि ये डायमेंशन लेस है, ए का है एल, और ये क्या है, ये भी डिस्टेंस है, तो एल और एल हो गए एल स्क्वायर, है ना, ये देखिए, और ये एक्स स्क्वायर है ये, तो ये एल स्क्वायर हो गया। तो ये भी क्या है, कैंसिल आउट होकर के ये एक तरह से हट ही गए ना, अंडर रूट में हो किसी में हो तो वो तो एल स्क्वायर आ रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ये पूछा था कि इसमें इसका वैल्यू क्या होगी, ए की नहीं एन की वैल्यू। तो देखो ए का डायमेंशन क्या आया, एल, और यहाँ पर एन है, यहाँ ये सब हटी गए, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट हो या कुछ भी हो, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यदि इसको देखें, कंपेयर करें, तो एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना। हालांकि इसमें कुछ कोई हल्की सी मिस्टेक हुई है, या क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है एन की वैल्यू 0 आ रही थी, है ना। क्योंकि 0 तब आएगी जब नीचे एल आए, है ना। हाँ सही बात है, मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ। देखिए क्या मिस्टेक हुई है, अभी आपको मैंने बताया ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो ही मिस्टेक मैंने कर दी। तो आप तो खरीदोगे जब मैं ही करता हूँ, तो कई बच्चे कर देते हैं, इसलिए मिस्टेक मैंने ही कर दी। ये एल स्क्वायर को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, नहीं नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, ये जो मैंने बताया ना, ये जो है एल स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि बेस लिखा जाता है और उसकी डायमेंशन यानी पावर लिखी जाती है, और अंडर रूट है ये, तो ये सॉल्व करके एल आएगा, ऊपर मैंने बता दिया एल है ये ऑलरेडी, है ना। तो ये एल से एल कैंसिल हो गए, एल टू दी पावर 0 आएगा यहाँ, तब जाकर के कंपेयर करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आंसर है इस तरह से, ठीक है ना। तो और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अब चूंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।